चलिए यार, ये टॉपिक है आज का ना, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना आज बताएंगे आपको। तो ये तो फॉर्मूला जो पहले का था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के केसेस में जब जाते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 वाला। और ऐसे ही y और z कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए तो ये हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में कर चुके हैं, पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले जाते हैं। तो इसको तो ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, आज हम लोग ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे इसी की हेल्प से। ठीक है, सो ये हम क्योंकि पहले बता चुके हैं आपको, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने का प्रोसेस ये रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर में आप m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन, इसको समेशन के फॉर्म में भी कर सकते हो, और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट्स। बट ये कंसेप्ट पार्टिकल्स के केसेस में जिनमें साइज नहीं होता कुछ। अब इसको एक्सटेंड करेंगे ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो वहां पर ये जो समेशन का साइन है ये रिप्लेस हो जाएगा, समेशन के साइन की जगह इंटीग्रेशन वगैरह का यूज करेंगे। तो आप प्रोसेस देखो एक्सटेंडेड बॉडीज में, मतलब आज एक तरीके से आप फिर से बोले तो कंप्लीटली मैथ पढ़ोगे आप, फिजिक्स का काम नहीं है आज, टोटल मैथ चलेगी। तो एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए वी कैन थिंक ऑफ द एक्सटेंडेड बॉडीज एज अ सिस्टम कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स के बीच में आप ये कह सकते हो कि पार्टिकल्स के बीच में गैप काफी कम होता है, जिस वजह से उसको आप कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का भी नाम देते हो। तो ये जो पिछला फॉर्मूला जहाँ समेशन था, वहां पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये जो ith पार्टिकल का मास है, इसको हम लोग छोटा सा पार्टिकल को डिनोट करेंगे, डेल्टा से डिनोट कर दे रहे हैं। और बाद में हम डेल्टा पर लिमिट लगा देंगे, डेल्टा की 0, तो मतलब कुल मिलाकर के ये रिजल्ट आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टोटल मास और इंटीग्रेशन के अंदर एक्स डी एम। अब आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, कोई लॉजिकल पार्ट नहीं है, जस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिक्स ही करनी है आज पूरी पूरी कंप्लीट मैथ। तो बस ये रिजल्ट ध्यान रखेंगे और इसके हिसाब से ना कैलकुलेट करना सीखोगे आप कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। इसके अंदर जो डीएम है, डीएम उसका मतलब यहाँ पर लिखा गया है, इट मीन्स अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उस डीएम की जो लोकेशन होगी वो एक्स वाई जेड होगी। मतलब ये जो एक्स वाई जेड इनसाइड इंटीग्रेशन दिख रहे हैं आपको, ये डीएम मास के लोकेशंस हैं। कुछ एग्जांपल देकर के भी आपको समझाएंगे कैसे होगा ये, कुछ एग्जांपल अभी दिखाएंगे इसमें। बट एक्सप्रेशंस हम यही वाले यूज करेंगे आगे पूरे चैप्टर में, 1/मास इंटीग्रेशन एक्स डीएम। ये सब अभी आपको समझाएंगे, एक एक करके पूरा समझाएंगे कि डीएम कैसे देखा जाता है, एलिमेंट कैसे चूज किया जाता है, प्रोसेस क्या रहता है उसका, एक एक स्टेप। और एक आपको थोड़ा सा मतलब बर्डन कम रहे उसके लिए क्या कह रहे हैं, एक आप अपना बर्डन रिड्यूस कर सकते हो ये जानते हुए कि सेंटर ऑफ मास जब आप किसी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का निकालोगे तो वो हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर आएगा। तो इससे क्या होता है, कई बार हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है, अननेसेसरी कैलकुलेशन बच जाएंगी आपकी इस कंसेप्ट को यूज करके। अच्छा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है तो मैंने इस लेक्चर को मॉडिफाई भी किया है। मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स को मतलब आपको एक पेज पे डाल दिए हैं, और ये पूरे फिजिक्स में तुमको हेल्प करेंगे। जितने भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हैं वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसमें कॉपी कर लेंगे आप। मतलब जो भी आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा उसमें से देख लो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला है, और अकॉर्डिंगली उस फॉर्मूले को एज इट इज कॉपी करना है आपको। मतलब इंटीग्रेशन करने के लिए आप अपना टाइम खराब नहीं करोगे। 2 पेजेस पे है ये पूरा, मतलब इससे ज्यादा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आएंगे भी नहीं आपके, फिजिक्स में तो नहीं आएंगे, इवन मैथ में भी नहीं आते इससे ज्यादा। तो ये सब एक जगह समराइज्ड है। मतलब इस चैप्टर में जहां जहां इंटीग्रेशन आएगा वहां पर हम इसी रिजल्ट में से जैसा एक्सप्रेशन बनेगा उस हिसाब से अपना रिजल्ट कॉपी कर लेंगे। और मैं तुम लोगों से ये कहूंगा कि ये दोनों पेजेस को आप प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास कहीं पर पेस्ट कर लो, अपने स्टडी टेबल जहां पढ़ते हो आप, सो दैट कि फिजिक्स में कभी भी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़े, तुम्हें किसी भी चैप्टर में इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ जाए तो सीधा सामने फॉर्मूला लिखा हो, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए आपका। तो ये काम जरूर कर लेना, या तो प्रिंट आउट निकाल लें या फिर अपना कोई चार्ट पेपर ले लो, चार्ट पेपर पे ये सारे फॉर्मूले बना करके अपने रूम के अंदर लगा लो, सो दैट कि बार बार आपकी नजर पड़ती रहे। एंड ट्रस्ट मानो, ये फॉर्मूला जिस दिन तुम्हें याद हो गया, फिजिक्स में तुम्हारी रॉकेट वाली स्पीड आ जाएगी, फिर सीधा रॉकेट स्टाइल में भागोगे। और अभी आगे बढ़ने से पहले आपको प्रोसेस भी बता रहे कि हम क्या क्या करेंगे। देखिए, मतलब इस वजह से ही थोड़ा टाइम भी लगा मुझे। सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज कैन बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड द स्टेप्स लिस्टेड बिलो।
मतलब तुम लोगों की हेल्प करने के लिए बता दिया क्या क्या करना चाहिए आपको, किस तरीके से हमें प्रोसेस लेना है। पहला स्टेप, किसी भी न्यूमेरिकल में जब डेरिवेशन करोगे तो आप पहले चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब आपको एक्स वाई एक्सिस चूज करना पड़ेगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दो तरीके के होते हैं, मैं आपको बता दूं, पता नहीं आपको आइडिया है मैथ का कि नहीं है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथमेटिक्स में दो तरीके के पढ़ाए जाते हैं आपको। एक होता है हमारे लिए कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और एक और सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर सिस्टम। अब पता नहीं तुमको पोलर वाले का कुछ आइडिया है या कि नहीं है। तो पोलर एंगल और वो डिस्टेंस को Yes, के लिए होता है। मेरे को हाँ, तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में हम तो करेंगे। पोलर में एंगल। मतलब हाँ, मतलब आप एक तो कार्टेशियन वाले में क्या होता है कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिनोट करते हो, और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस नोट करके कोऑर्डिनेट बताते हो। और पोलर वाले कोऑर्डिनेट में क्या करते हो, पोलर वाले कोऑर्डिनेट में अगर एक पार्टिकल को मुझे लोकेट करना है, तो उस पार्टिकल की लोकेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में न दे करके ओरिजिन से उसका डिस्टेंस देखा जाता है कि वो ओरिजिन और से कितने। एंगल्स भी हाँ, एक्सिस से क्या बन हाँ रहे हैं। हाँ जी बच्चा, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चंस में काम आएगा, ध्यान देना। एंगल के cos थीटा फाई क्या पड़ेगा। बिल्कुल। और बच्चा मैं ये कहूंगा, आज का जो भी लेक्चर है उसको ध्यान से इसलिए देखना क्योंकि ये हमको हेल्प करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मैकेनिक्स में डिराइव करने में। तो इनमें से जरूरत पड़ने पर नॉर्मली क्या होता है कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं ये हम यूज करते हैं फॉर सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। अब ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करके दिखाएंगे आपको। और कार्टेशियन आप यूज करते हो नॉर्मली फॉर द लीनियर ऑब्जेक्ट्स। तो पहला स्टेप ये होगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। स्टेप नंबर 2 पे आपको क्या करना होगा, किसी भी न्यूमेरिकल में आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएम, है ना, मतलब कि डीएम का मतलब उस ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्टिकल लेना होगा, ये आइडेंटिफिकेशन है। मतलब आज का जो लेक्चर मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये एक स्टूडेंट ओरिएंटेड लेक्चर नोट्स है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। और तीसरा स्टेप जिसके बारे में ये लिखा है कि ये काफी क्रूशियल स्टेप है, जिसमें आपको ये समझना होता है कि इंटीग्रेशन के क्या वेरिएबल्स हैं और उसमें क्या लिमिट्स वगैरह हैं, ये समझने का पॉइंट होता है। ये काफी क्रूशियल स्टेप है कि आप क्या वेरिएबल मानते हो, आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है, उस वेरिएबल की लिमिट्स क्या हैं, मुझे किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। और ये जो रेड कलर से लिखा है पॉइंट, ये अभी बाद में देखेंगे, इसको अभी हम अभी अभी इसकी लीड। हाँ जी सर जो हम लोग जो करें उसमें जिस ऑब्जेक्ट करेंगे वो कांस्टेंट मास की मास डेंसिटी हो। बच्चा एक सेकंड रुको, हम सब बता रहे हैं आपको। मतलब अभी हमने आज बताता हूँ बहुत डिटेल में लेक्चर तैयार हुआ है, आप टेंशन ना लो, अभी आपको पूरा समझ आएगा। बट आप ये ध्यान रखना कि हम आगे जितने भी डेरिवेशंस करेंगे उसमें ये तीनों स्टेप्स फॉलो करेंगे। हर न्यूमेरिकल में, हर डेरिवेशन में ये 3 स्टेप होंगे। और मैं तुमको भी सजेस्ट यही करूंगा कि यही 3 स्टेप करके आप दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपको ये इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स याद होने चाहिए। फिलहाल के लिए तो हम इसमें से रेफरेंस ले लेंगे, याद तो है नहीं हमें, तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। सबसे पहले रॉड के केस में आओ। अब ध्यान देना, मतलब मैं ये पहला एग्जांपल है जहां पर आपको ये तीनों स्टेप समझा रहा हूँ कि 3 स्टेप कैसे देखने होते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को कैसे फॉलो करना होता है, ये एग्जांपल रॉड के थ्रू समझेंगे, बिकॉज रॉड सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। तो उसमें आप ये देखोगे कि हम स्टेप 1 कैसे फॉलो करते हैं, स्टेप 2 कैसे फॉलो करते हैं, स्टेप 3 कैसे फॉलो करते हैं, और फिर अपना आंसर कैसे लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आपको लिखा है कि ये सिर्फ आपके लिए है सब कुछ कि क्या करना है तुम्हें। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज टू चूज एन ओरिजिन, और यू कैन पिक योर ओरिजिन एनी वेयर यू वांट। ये भी बता दें आपको, ओरिजिन पे कोई कंपल्सन नहीं है, आपको जहां मन करता है, आपको मन करता है मिडिल पे मानने का आप मिडिल पे मान लो, आपको मन करता है रॉड की एंड पॉइंट पर मानना है तो आप एंड पॉइंट पर मान लो। ये चॉइस आपकी है, मेरी चॉइस नहीं होगी ये। आप ओरिजिन कहाँ चूज करते हो ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। मैं चूज करने जा रहा हूँ, बट ये मैं आपके लिए बाउंडेशन, आई चूज ओरिजिन एट, ये मेरा अपना चॉइस है, एट एंड ए। आप चाहो तो ओरिजिन हवा में भी मान सकते हो, आप यहाँ कहीं ओरिजिन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चॉइस ऑफ ओरिजिन कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जहां मानना है वहां मान लीजिए। तो हमने पॉइंट ए को ओरिजिन माना,
और फिर हमने अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी वाई एक्सिस को इंट्रोड्यूस किया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने एक्स एक्सिस को इंट्रोड्यूस किया। मैंने ये मान लिया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मैंने अपना एक्सिस चूज कर लिया। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टेप नंबर 1 चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ओरिजिन और एक्सिस दोनों आएंगे इसमें। अब मुझे डीएम आइडेंटिफाई करना है। इसके बारे में भी आपको एक बात कह रहे हैं, डीएम इज द इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट। अब यहाँ पर एक आपको सजेशन दे रहा हूँ मैं, ये सब मेरे एक्सपीरियंस हैं स्टूडेंट्स के जो काम करते हैं। आप डीएम कभी भी ओरिजिन और एंड पे नहीं चूज करेंगे। मतलब आप किसी आर्बिट्री प्लेस पर चूज करिए। आपको जो डीएम चूज करना है वो इस रॉड के किसी आर्बिट्री प्लेस पर, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आप उस डीएम को ना तो ए पॉइंट पर मानेंगे ना तो बी पॉइंट पर मानेंगे। आप उसको इस रॉड के बीच में कहीं पर मान लो। इसके बीच में आप छोटा सा एक एलिमेंट मान लो इसका। तो मैं इसके बीच में यहां कहीं पर एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लेता हूं इसका, जिसको कि मैं अपना डीएम कहूंगा। मतलब एक छोटा सा पोर्शन, उसको आप डीएम से डिनोट करेंगे। अब इसके बाद हमारे पॉइंट था इंट्रोड्यूस द इंटीग्रेशन वेरिएबल्स। मतलब आपने डीएम तो चूज कर लिया, अब तीसरे स्टेप पर आपको इंटीग्रेशन के वेरिएबल्स क्या रखने हैं अपने। तो इंटीग्रेशन के वेरिएबल्स में मैं ये इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। यहाँ पर वेरिएबल किस तरीके से देखा जाता है कि जो डीएम मैंने चूज किया है, ये मान के चल रहे हैं कि ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे होगा, यानी कि ये एक्स मेरे लिए एक वेरिएबल क्वांटिटी है, बिकॉज डीएम किसी आर्बिट्री प्लेस पर है। तो आर्बिट्री प्लेस पे होने की वजह से एक्स की वैल्यू भी आर्बिट हुई, यानी कि एक वेरिएबल क्वांटिटी। और डीएम की लेंथ को हम डीएक्स इंट्रोड्यूस करेंगे, कि जो डीएम है वो डीएक्स लेंथ का है। यही तीन प्रोसेस किसी भी न्यूमेरिकल में करोगे, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट हो चाहे वो सिंपल ऑब्जेक्ट हो। इस बात का ध्यान रखना होगा कि डीएम जब भी आप लेंगे वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट की एंड पॉइंट पर या ओरिजिन पर ना होकर के किसी आर्बिट्री पॉइंट पर लेना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला था हमारे लिए, इसका यूज करेंगे। दैट एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास एंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, ये कंसेप्ट लगाएंगे इसमें। यानी कि हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं कि एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय द टोटल मास एंड इंटीग्रेशन के इनसाइड एक्स डीएम। अब खत्म हो गया काम यहाँ पर। तो 1 अपॉन मास। अब यहाँ पर डीएम की वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो डीएम की वैल्यू आप यूनिटरी मेथड से लाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के हिसाब से लाओ। कि अगर इस रॉड का टोटल मास m लेते हैं और टोटल लेंथ को l मान लेते हैं कि टोटल मास m और टोटल लेंथ l है, ये स्पेसिफिकेशन है मान लीजिए रॉड की। इसका पूरा मास m है और पूरी लेंथ l है, तो आप यूनिटरी मेथड फॉलो करो और डीएम की वैल्यू निकाल सकते हो। दैट टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डीएम की जो लेंथ है वो dx के बराबर ली गई है, तो इनटू dx। ये हम डीएम को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर m बाई एल dx। उसके बाद मैंने कहा था क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि आपको इंटीग्रेशन के वेरिएबल्स और आपको लिमिट्स के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए। और लिमिट क्या रखनी है वो डिपेंड करता है कि तुमने ओरिजिन कहाँ पर चूज किया था। तो ये लिमिट आपके लिए और मेरे लिए अलग अलग हो सकती है। अगर आपने ओरिजिन इसके मिड पॉइंट पर माना है तो आपकी लिमिट्स अलग होंगी, मेरी लिमिट्स अलग होंगी। मेरे फिगर के हिसाब से लिमिट्स क्या बनेंगी? तो मेरे फिगर के हिसाब से जो डीएम एलिमेंट है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होता हुआ पॉइंट बी तक जा सकता है। तो पॉइंट ए पर हमारे कोऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू 0 लिखेंगे और पॉइंट बी पर जब जाएंगे तो वहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैपिटल L, यानी कि हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो होगी वो 0 से लेकर के टिल कैपिटल L तक की जाएगी। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आंसर बनता है यहाँ से। सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसमें से क्या बनेगी? बहुत बेसिक, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा, बिकॉज x dx है। तो यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो इंटीग्रेशन का, ये x टू द पावर n वाला पहला ही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x टू द पावर n dx, जिसमें x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एनीवे, तो पूरा आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो सेंटर ऑफ मास इसका L/2 यानी मिड पॉइंट पर होगा। और वो एक्सपेक्टेड भी था कि यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिडिल पॉइंट पे ही मिलना चाहिए। बट ये मैंने कहा कि ये एक सिंपल इलस्ट्रेशन है,
लेकिन प्रोसेस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट था कि हमें करना क्या होता है, ये समझने के लिए इसका एग्जांपल लेना बहुत जरूरी था कि रॉड का सेंटर ऑफ मास डिराइव कैसे किया जाता है, स्टेप्स कैसे फॉलो होते हैं हमारे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म रॉड की बात करेंगे। पहले तो हमने यूनिफॉर्म रॉड की बात की है, अब यहाँ पर हम नॉन यूनिफॉर्म रॉड की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है जो इसका मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी, जिसको कभी कभी ना कुछ क्वेश्चंस में लीनियर मास डेंसिटी भी कहा जाता है। मास पर यूनिट लेंथ या फिर लीनियर मास डेंसिटी, इसके बारे में ना एक फंक्शन दिया जा रहा है आपको, इसको लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। और ये आपको कुछ दिया जा रहा है समथिंग लाइक a प्लस बी बाई एल इंटू स्मॉल एक्स, या बाई एल हटा दो, आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो, कैसा भी फंक्शन। ये एक एग्जाम्पल है, जस्ट एक एग्जाम्पल है जिसमें a और b हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यूज हैं और x जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी कि फ्रॉम द एंड a। ये क्वेश्चन में तुमको दिया है, ये क्वेश्चन का गिवन इंफॉर्मेशन है। और अब इसके बाद पूछा जा रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक मैंने सैंपल लिया है आपको, ये मत समझना कि कोई जनरलाइज प्रोसेस है, ये मेरे लिए एक सैंपल है। फंक्शन आपके क्वेश्चन में कोई और भी हो सकता है, सिमिलर प्रोसेस, बट तरीका एक ही होगा। तो स्टेप नंबर 1 जो था वो फॉलो करो। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमने ओरिजिन ए को मान करके अपना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाया, ये मेरा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, इसके अंदर से किसी आर्बिट्री पॉइंट पर जाकर के हमने एलिमेंट डीएम को चूज किया, किसी आर्बिट्री प्लेस पर जाकर के। तीसरा, हमने इसके लिए वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया कि जो डीएम है वो लेफ्ट साइड से एक्स डिस्टेंस पे और ये डीएक्स लेंथ है। ये 3 स्टेप्स है हमारे। उसके बाद आप डीएम पहले फाइंड आउट करो, क्योंकि इंटीग्रेशन में डीएम चाहिए। तो डीएम का मतलब बेसिकली यहां पर है मास ऑफ लेंथ डीएक्स, ये इसका मतलब है। और ये निकालने के लिए आप ये यूज करो यहां पर कि तुम्हें पर यूनिट लेंथ मास के का, पर यूनिट लेंथ मास का एक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है यहां पर। ये चीज आपके मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हुई। तो जब मास पर यूनिट लेंथ हमको क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस बी इंटू एक्स, तो उसको हम अपनी लेंथ dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे dm की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। और इसके बाद जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है एक्स सेंटर ऑफ मास को निकालने का, विच इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास एंड इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm, जिसकी लिमिट फिर से 0 से l तक की जाएगी। सो दिस इज 1 अपॉन कैपिटल M इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल L, x और dm को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो ये a प्लस बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये आंसर आएगा इसका। फिलहाल अभी इसको इंटीग्रेट करना बाकी है। एक स्टेप इसमें और बचा हुआ है, देखो क्या, एक स्टेप ये भी बचा है कि आप कैपिटल एम कैसे निकालोगे। इंटीग्रल डीएम लिख देंगे उसको, है ना, कैपिटल, हाँ जी, कैपिटल एम भी निकालना है। तो कैपिटल एम कैसे निकालेंगे, तो देखो कैपिटल एम का मतलब टोटल मास, और टोटल मास आप निकालोगे कैसे। अगर आपने यहाँ पर एक डीएम लिया है, बगल में एक और डीएम चूज कर ले, फिर एक तो और डीएम, सारे डीएम का सम हो जाएगा वो। सम ऑफ ऑल डीएम्स, जितने भी डीएम आप इसके अंदर लोगे उन सबका समेशन होगा ये। एंड सम ऑफ ऑल डीएम्स का मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करना होगा तुम्हें। तो कैपिटल एम भी निकालना पड़ेगा इसके अंदर, डीएम को इंटीग्रेट करके। और डीएम मतलब एक्स, डीएम ये वैल्यू है a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां पर हम पुट करेंगे a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, और इसकी लिमिट पुट करेंगे हम 0 से l तक की। तो 2 इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे इसके अंदर, एक कैपिटल एम को निकालने के लिए और एक इंटीग्रेशन जो यहाँ पर एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो यहाँ के लिए भी। 2 इंटीग्रेशन, मतलब एक इंटीग्रेशन आप इस स्टेप पे करोगे, पहली बार यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है तुमको, और दूसरा इंटीग्रेशन इस जो डिनोमिनेटर में कैपिटल एम है इसको निकालने के लिए भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पर, सेकंड इंटीग्रेशन। और ये दोनों ही इंटीग्रेशन काफी इजी है, मतलब ये लीनियर फंक्शंस हैं, पावर वाले रूल लगेंगे यहाँ पर, दोनों आसान इंटीग्रेशन हैं। कर लेंगे इस इंटीग्रेशन को, या मैं करके दिखाऊं कैसे होगा ये, मतलब बहुत ही एलिमेंट्री कर लेवल। लेंगे सर, कर हाँ लेंगे। जी, तो प्रोसेस देखना, नेक्स्ट पे आते हैं।
ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट, अब समझिएगा यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको। अब ना स्टेप वही रहेगा, प्रोसेस आप समझ लो स्टेप क्या है। स्टेप था हमारा, पहला स्टेप हम यहाँ पर फॉलो करने जा रहे हैं। पहला स्टेप ओरिजिन, तो हम इसके एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान रहे हैं। पहला स्टेप। देखो हमेशा आप लोग गलतियां क्या करते हो, स्टेप्स को अवॉइड कर देते हो और फिर न्यूमेरिकल में जाकर के बीच में फंस जाते हो। तो जब तक परफेक्शन ना आए तब तक आप स्टेप को पढ़ते रहिए और जैसा कहा जाए वैसा करते जाओ। जिस दिन परफेक्शन आ जाएगी बात खत्म हो गई। पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या बताया गया था? पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप अब डीएम। डीएम का मतलब इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन लेंगे। तो अब ट्रायंगल के अंदर छोटा सा पोर्शन कैसे मान सकते हैं? ट्रायंगल के अंदर छोटा सा पोर्शन क्या मानेंगे? देखो, तो ट्रायंगल 2D ऑब्जेक्ट है या 1D ऑब्जेक्ट है, पहले तो आप ये डिसाइड करें। 2D 2D। 2D। तो जो जितनी डायमेंशन का ऑब्जेक्ट होगा उससे एक डायमेंशन कम करके आपको डीएम लेना होता है। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन का है तो डीएम 1 डायमेंशन यानी कि लीनियर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट अगर 1 डायमेंशन का है तो डीएम 0 डायमेंशन का होगा। हमेशा ये प्रोसेस ध्यान रखना। डीएम का मतलब गिवन ऑब्जेक्ट से एक डायमेंशन कम कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा रॉड 1 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है तो डीएम एक पार्टिकल के फॉर्म में लेंगे, क्योंकि 1 डायमेंशन के नीचे जाने पर 0 डायमेंशन आती है जो कि एक पार्टिकल है। तो डीएम एक पार्टिकल माना। ट्रायंगल 2D ऑब्जेक्ट है तो 2D ऑब्जेक्ट में डीएम 1 डायमेंशन का मिलेगा, मतलब कोई लीनियर ऑब्जेक्ट मिलेगा। मतलब इसके अंदर आपको एक लीनियर एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में एक स्ट्रिप मानेंगे। लीनियर ऑब्जेक्ट का मतलब एक स्ट्रिप, पतली सी स्ट्रिप मान लीजिए, जिसको आप डीएम डिनोट करेंगे। इस स्टेप को मैंने लिख नहीं पाया टाइम की वजह से, आप चाहो तो अपनी तरफ से लिख सकते हो कि जो डीएम होता है वो गिवन ऑब्जेक्ट से एक डायमेंशन कम होना चाहिए। मतलब 2D ऑब्जेक्ट्स में डीएम लीनियर ऑब्जेक्ट होगा। लीनियर ऑब्जेक्ट का मतलब कोई रॉड मान सकते हैं, पतली सी वायर टाइप की। डिस्क होगा तो रिंग मान सकते हैं। तो ये जो हमने ग्रीन कलर से एक स्ट्रिप दिखाया है, यही स्ट्रिप मेरे लिए डीएम इंडिकेट कर रहा है। स्टेप नंबर 2 पूरा हो गया। और स्टेप नंबर 3 था वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के लिए मैं क्या मानता हूं कि ये स्ट्रिप ओरिजिन से, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये स्ट्रिप ओरिजिन से कुछ एक्स डिस्टेंस पे होगा। ये मैं मान के चल रहा हूं। और इस स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो dx होगी, मतलब इसका बेस जो होगा वो dx के बराबर होगा। ये 3 स्टेप्स अगर आपको समझ में आ गए, उसके बाद मैथ लग जाएगी पूरी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले क्या काम करोगे, डीएम को कैलकुलेट करेंगे। मतलब इंटीग्रेशन करने से पहले आप डीएम कैलकुलेट कर दीजिए। चौथा स्टेप है एक तरीके से। चौथे स्टेप पर डीएम कैलकुलेट करेंगे। अब डीएम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डीएम कैलकुलेट होगा बाय कंसेप्ट ऑफ एरिया। 2 डायमेंशन में एरिया के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 1 डायमेंशन में लेंथ के करस्पॉन्डिंग होगा और 3 डायमेंशन में वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग होगा। मतलब डीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल मास जो इस ऑब्जेक्ट का है वो डिवाइडेड बाय इस ऑब्जेक्ट का टोटल एरिया, और जितना एरिया हमारे डीएम वाले के अंदर आएगा, एरिया ऑफ द डीएम पोर्शन। ये प्रोपोर्शनलिटी मेथड लगाएंगे लेकिन एरिया के साथ लगाएंगे। तो टोटल मास अगर हम कैपिटल एम मानते हैं तो टोटल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विल बी हाफ ऑफ इट्स बेस इनटू हाइट। और एरिया ऑफ डीएम, अब ये डीएम एक स्ट्रिप है जो कि लगभग एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान सकते हो आप। इसके लिए आपको इसकी हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस डीएम की हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कितनी होगी, तभी आप निकाल पाओगे। बिकॉज ये जो डीएम स्ट्रिप है, अगर आप इसको अलग से देखो तो ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल जैसी चीज दिख रही है। और एक ऐसा रेक्टेंगल दिख रहा है आपको ये, जिसका बेस तो लगभग dx के बराबर है, ऑलमोस्ट dx है, बट इसकी हाइट नहीं पता आपको कितनी है। हालांकि वो निकाला जा सकता है, इसकी हाइट को कैलकुलेट सिमिलैरिटी से सर। xb upon a। या फिर टाइमिंग, आप इसे ट्रायंगल में थीटा एंगल मान लें। अगर इसको थीटा एंगल मान लें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके आप इसकी हाइट को x मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा कर सकते हो, या सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से इसको x इंटू बी अपॉन ए बी लिख सकते हो।
सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करके। सो ये जो एरिया बनेगा ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया आप रेक्टेंगल के फॉर्म में से निकालोगे तो इनटू x इंटू बी डिवाइडेड बाय एम। बच्चा लोग एक चीज फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो मेथड आपको डिस्कस हो रहे हैं इनको ध्यान रखना है, बिकॉज एक बार आपने एलिमेंट वाला कंसेप्ट समझ लिया तो आगे पूरे फिजिक्स में काफी आसान हो जाएगा आपको, क्योंकि ये चीज कई बार करनी पड़ेगी आपको। इस चैप्टर में करना है, रोटेशनल मैकेनिक्स में करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में करना है, मैग्नेटिज्म में करना है, कई बार ये चीज रिपीट होती है। सो हमारा डीएम कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास को निकालने में और वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास को निकालने में। ये दोनों निकालने पड़ेंगे बिकॉज 2 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो फॉर्मूला था 1/m इंटू इंटीग्रेशन के इनसाइड था हमारे लिए x इंटू डीएम, और इसमें फॉर्मूला था 1/m इंटू इंटीग्रेशन के इनसाइड y इंटू डीएम। अब यहां पर उस पॉइंट का यूज करना है आपको, एक पॉइंट हमने स्किप किया था अभी, ये चीज इसमें ये लिखा है कि जो डीएम है इट कैन बी अ पार्टिकल और इट कैन बी सम स्ट्रिप, रिंग, डिस्क, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारा डीएम इटसेल्फ हैज सम साइज, मतलब कि उसमें कुछ लेंथ आ रही है, कुछ एरिया आ रहा, कुछ वॉल्यूम आ रहा, दैट मीन्स कि वो पार्टिकल के फॉर्म में नहीं है। यानी कि 2 डायमेंशन के ऑब्जेक्ट में और 3 डायमेंशन के ऑब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आएगी। ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन, ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशन, वहां पर ये चीज यूज करनी है आपको। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्स वाई जेड है अपियरिंग इनसाइड द इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन के अंदर ये जो एक्स आ रहा है और इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ जो वाई आ रहा है, या फिर इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर जो जेड आ रहा है, इनकी बात कर रहा हूं मैं। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम। ऐसे लिखा भी था कि आई विल शो इट बाय सम एग्जांपल, बट बाद में दिखाऊंगा। तो यहां पर हमारा डीएम एक स्ट्रिप है, तो इस स्ट्रिप का अपना सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास तो कहीं पर भी हो, बट स्ट्रिप का खुद का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट सेंटर पे। हाँ, तो यहां कहीं पर COM ऑफ डीएम मास कह सकते हो कि ये सेंटर ऑफ मास स्ट्रिप का है, यानी डीएम का सेंटर ऑफ मास। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगी वो आपके एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करेंगी। इस इंटीग्रेशन में जो एक्स है इट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम। सिमिलरली यहां जो वाई है ये सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम को इंडिकेट करता है। मतलब क्या बनेगा ये देखो, एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का यहां पर निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास इनसाइड इंटीग्रेशन। अब ये जो स्ट्रिप है इसका मिडिल पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट, स्ट्रिप के सेंटर पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट लिखोगे उसका? स्ट्रिप के मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? एक्स। हाँ, तो ये जो एक्स हम लोगों ने यहाँ माना है यही तो इसके मिड पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट बनेगा, बिकॉज स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो स्ट्रिप के किसी भी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस एक्स के बराबर होगी जिसको वेरिएबल माना गया था। तो यहाँ पर तो x आ जाएगा और साथ में dm जो यहाँ पर कैलकुलेट किया गया था, तो इसमें से b और b मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाएंगे और ये बन रहा था 2m/a² और यहाँ पर एक और x और कुछ रह गया इसमें, dx शायद रह गया इसमें। हाँ, dx और x की लिमिट रखेंगे बिकॉज वेरिएबल x था तो उसकी लिमिट 0 से लेकर के एंड अप टू द पॉइंट a तक जाएगी। जब आप y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करोगे सेंटर ऑफ मास का, तो इट इज 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटीग्रेशन में। यहां पर ध्यान देना, इनसाइड इंटीग्रेशन जो y है उसका मतलब ये है कि जो dm आपने चूज किया है एक स्ट्रिप के फॉर्म में, उस स्ट्रिप के सेंटर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? तो स्ट्रिप के सेंटर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इसकी हाइट का हाफ होगा, हाफ ऑफ इट्स हाइट। हाँ, जो इसकी हाइट थी उसका हाफ होगा, एक्स बी अपॉन ए इसकी हाइट है उसका हाफ। मतलब बताना चाहिए सिंबल्स का यार। y मींस dm जो कि स्ट्रिप है, स्ट्रिप के मिड पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू और फिर बगल में dm की वैल्यू रखेंगे। तो बगल में dm की वैल्यू फिर से 2m डिवाइडेड बाय a², यहाँ पर x इंटू dx, ये वैल्यू ऑफ dm है। इसके अंदर भी हमारा वेरिएबल x है तो लिमिट x की ही रखेंगे 0 से
ए तक की। अब आप इसको इवेल्युएट करके देखो क्या बनता है आंसर दोनों इंटीग्रेशन। एक्सक्यूज मी सर, जी बताओ। सर y का सेंटर ऑफ मास वाला एक बार फिर से वाई बता देंगे? वाई सुनो, देखो मैं बता दूं सिंबल्स का मतलब। जो लेफ्ट साइड पर वाई सी एम लिखा है ये ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर तो आप कंप्लीट ऑब्जेक्ट के वाई सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के अंदर जो वाई लिखा है, आप नोट्स को एक बार फिर देखो। यहां पर जो नोट्स था, कहा गया वो, ये इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड अपियरिंग इनसाइड द इंटीग्रेशन, उनकी बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन के बाहर वालों की बात नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर भी एक्स लिखा है और यहाँ पर भी एक्स लिखा है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेंटर ऑफ मास एक्स लिख रहे हो, ये ओवरऑल बॉडी का है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन के अंदर में जो एक्स है या जो वाई है या जो जेड है, ये जो आपने डीएम चूज किया था उसके मिड पॉइंट यानी उसके सेंटर के करस्पॉन्डिंग कितना एक्स कोऑर्डिनेट बन रहा, या उस डीएम के सेंटर के करस्पॉन्डिंग कितना वाई कोऑर्डिनेट बन रहा, वो यहां रखना है मुझे। हमारे एग्जांपल में डीएम एक स्ट्रिप के फॉर्म में है। डीएम मतलब एक पैरेलल स्ट्रिप ली गई है, तो स्ट्रिप का जो मिडिल पॉइंट है, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो आंसर है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट हाइट ऑफ स्ट्रिप का 1/2 करोगे, और हाइट ऑफ स्ट्रिप यहाँ पर x इंटू बी बाई ए है, तो जितनी भी इसकी हाइट है उसका हाफ ले लेंगे, तो ये इसके मिडिल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बनेगी, और वो हमारा इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा। यहाँ पर हुआ भी क्लियर? अभी भी कोई डाउट है? सर ये हम YCM में b को लिमिट लेंगे ना? लिमिट आपके वेरिएबल की है बच्चा, इसीलिए मैंने कहा था तीसरा स्टेप, यहाँ पर मैंने लिखा भी था देखो आपको कि वो बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। ये यही पूरे एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि जब हम वाई सीओएम निकालेंगे तो लिमिट वाई की रखेंगे, उनको ऐसा लगता है कि एक्स सीओएम निकालेंगे तो हम लिमिट एक्स की पुट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपने वेरिएबल क्या क्या डाला है इसमें। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल क्या चीज डाली गई है, देखो हमने अपने प्रोसेस को, हमने वेरिएबल एक्स को चूज किया है, तो जिसको आपने वेरिएबल चूज किया है उसी की लिमिट दोनों के इंटीग्रेशंस में जाएंगी। आपने एक स्ट्रिप आर्बिट्री प्लेस पर लिया, यही तो कहा गया था कि जो आप डीएम लेंगे ना तो ओरिजिन पे लेंगे ना तो एंड पे लेंगे, ओरिजिन और एंड को छोड़ दो, तो बीच में कहीं पर आपने डीएम लिया। अब उस डीएम का आपने डिस्टेंस तो ओरिजिन से एक्स के फॉर्म में लिखा है ना, डीएम की लोकेशन को तो आपने इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो वेरिएबल हमारा एक्स हुआ, दोनों ही इंटीग्रेशंस में एक्स वेरिएबल है, तो लिमिट वेरिएबल की रखी जाती है, ना कि आप जो कैलकुलेट कर रहे हो उसकी लिमिट। कैलकुलेट क्या कर रहे हो वो एक अलग बात है। वो आंसर है मेरा। सर यहाँ पे जो आपने छोटी सी स्ट्रिप ली है dx हाँ, dm, तो सर उसको ऊपर का ट्रायंगुलर पोर्शन इग्नोर कर रहे हैं। वो बहुत छोटा होगा ना एक्चुअली, ये तो dx वैसे ही छोटा है, ऊपर से ये छोटा सा जो ट्रायंगल बनेगा ये अवॉइड कर देंगे। ओके सर। आंसर बताओ बच्चा लोग क्या होगा? So 2a/3 and 2b/3. मुझे नहीं पता, मुझे को आंसर नहीं मालूम इसका क्या आने वाला है, मैं तो आपसे पूछूंगा। सेंट्रॉइड पे आएगा। हाँ, मतलब कि पहला आंसर मेरे ख्याल से 2a/3 आ रहा है, And सर दूसरा 2b/3. दूसरा भी 2b/3 आ रहा है, ठीक है ओके। एक्चुअली इसका सेंट्रॉइड आएगा, जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा वही इसका आंसर होगा। Yes sir. तो ये होता भी है कि जो रेगुलर सारे ट्रायंगल्स के साथ होता है सर। रेगुलर होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए। जितने भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होते हैं जो रेगुलर ज्योमेट्री के होते हैं, सर्किल, डिस्क, हेक्सागन, पेंटागन, इनके Sphere and yes हाँ, sir. तो इनका जो नॉर्मली आपका सेंट्रॉइड या सेंटर होता है वही इनका सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। यस सर। बट ये मैं प्रोसेस इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाना है, उसके पहले मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। मैं कुल मिला के ये बता दूं आपको, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ कि मैं वहां पर भी मुझे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो एक बार यहाँ समझ लेंगे तो वहाँ थोड़ा सा बर्डन कम रहेगा। मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ा करके भी मैंने रोटेशनल मैकेनिक्स का फाउंडेशन तैयार किया है, और इसके थ्रू भी मैं अपने रोटेशनल मैकेनिक्स का ही फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ।
ठीक है, ये ट्रायंगल का आ गया। नेक्स्ट, वैसे किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ही उसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। तो चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, सेंट्रॉइड को ही आप उसका सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं। कंडीशन ये है कि मासेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। नेक्स्ट, सर्कुलर आर्क, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। कहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास? इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए और बी करके। तो ये जो ए बी है, ये एक सर्कुलर आर्क है, इसका मास गिवन है। सर्कुलर आर्क आप ए बी लिख लो यहां पर, ठीक है। यूनिफॉर्म है ये भी। रेडियस आर है, पॉइंट ओ इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। सेंटर ऑफ मास नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब जहां पर कंपास का पॉइंट रख करके आप सर्किल बनाओगे। सर्किल बनाने के लिए कंपास का एक पॉइंट रखते हो और दूसरे पॉइंट को मूव करते हो, तो ये सेंटर पॉइंट है उसका। फिर से स्टेप नंबर 1, ओरिजिन की चॉइस। अब यहां पर देखो, यहां पर स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा आपको। यहां पर इस स्टेटमेंट का यूज करके स्मार्टली प्ले करिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका यूज करो। सर एक्सियम 0 होगा मतलब ये Yes. डिपेंड कर नहीं, देखो ये तो डिपेंड करता है कि ओरिजिन क्या चूज किया है ना, ओरिजिन हमने क्या लिया है? क्योंकि ये तो हमने पहले बोल चुका कि इस पे हम आपके ऊपर कोई भाई हंटर लेके तो बैठेंगे नहीं कि ओरिजिन यही यस सर, अगर सेंटर से पास करता हो वाई Right. एक्सिस हो। राइट। तो इसलिए प्रेफरेबल ये होता है कि जो लाइन, जिस लाइन के अबाउट ये आर्क सिमेट्रिकल होगा, उसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें। प्रेफरेबल होगा ये। आर्क का मिड पॉइंट और सेंटर। हाँ, मतलब एक ऐसी लाइन को आप वाई एक्सिस बना लें या एक्स एक्सिस बना लें जिससे ये आर्क सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाए। क्योंकि इससे मेरे को फायदा क्या मिलेगा बता रहा हूं आपको। इससे मेरे को फायदा क्या मिलेगा, अगर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ही अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर लेते हैं। मतलब जिस लाइन के अबाउट बॉडी सिमेट्रिक है उसको ही अगर आप अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर लोगे, और ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास उसी पर होगा ऑन दैट, तो अगर आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मान लो वाई मान लिया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आपने वाई मान लिया, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे ही होगा। तो मुझे उसके एक्स कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मुझे पता है कि वो वाई एक्सिस के ऊपर है तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट निकालूंगा मैं। पकड़ पा रहे पॉइंट या नहीं पकड़ पा रहे हैं आप लोग? एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लो, चाहे एक्स एक्सिस मान लो, चाहे वाई एक्सिस मान लो, चाहे जेड एक्सिस मान लो। इससे फायदा ये होगा कि तुमको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो इस वजह से हमने क्या किया, इस y को, मतलब ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उसको मैंने y भी कह दिया। तो सर ये केस सिर्फ यूनिफॉर्म मास वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए ही होगा ना? हाँ, यूनिफॉर्म ही आता है बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म बहुत रेयर केसेस में ही आते हैं, उसका भी देख लेंगे अगर आएगा तो चॉइस हो गया। अब इसके बाद आओ, दूसरा स्टेप क्या था? डीएम। पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप था डीएम क्या लेंगे। तो किसी आर्बिट्री प्लेस पर, ध्यान रखना मैं बोल रखा आपको, डोंट चूज डीएम एट द ओरिजिन और एट द एंड पॉइंट्स या मिड पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट्स पर नहीं लेना होता है। आप किसी आर्बिट्री प्लेस पर चलो, तो हम बीच में कहीं पर भी जाकर के यहाँ पर एक डीएम दिखा देते हैं कहीं पर, तो डीएम हो गया, मतलब एक छोटा सा पीस ले लिया इसका डीएम। तीसरा था इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल, यहां पर आप ध्यान देने वाला है। यहां पर हम वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में यूज करने जा रहे हैं। मतलब हम अपना वेरिएबल जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में लेंगे, हम वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर, और ये मानेंगे कि जो डीएम है डी थीटा। वो डी थीटा का एंगल बना रहा है, ये मानेंगे इसमें। ये वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने वाला तीसरा स्टेप चल रहा है मेरा, और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत ज्यादा कि कब हम कैसा वेरिएबल मानते हैं। कभी वेरिएबल्स आप एक्स वाई जेड को मान लेते हो और कभी थीटा को भी मान सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स पर आ गए अब, और सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स में पोलर कोऑर्डिनेट मानना ज्यादा फायदेमंद है। सो थीटा हमारा वेरिएबल हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें लिमिट थीटा की होगी,
और जिसको वेरिएबल माना है उसी के हिसाब से डीएम भी निकालेंगे। अगर थीटा को वेरिएबल माना है तो थीटा के फॉर्म में डीएम आना चाहिए फिर। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं, देखो कि ये पूरा आर्क, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये पूरा आर्क अपने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो वैल्यू बीटा है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि बीटा टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क है। तो अब हम डीएम को कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज तभी उसके आगे इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो डीएम की कैलकुलेशन यूनिटरी मेथड से होगी, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एंगल सबटेंडेड मल्टीप्लाइड बाय द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय डीएम मास मीन्स डी थीटा। कंसेप्ट ध्यान दो, एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना कि अगर ये पूरा आर्क बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है और करस्पॉन्डिंग टू बीटा अगर आपने कैपिटल एम मास माना है, तो डीएम जो हमने कहा है जिसने डी थीटा का एंगल बना रखा है उसका मास भी एंगल के प्रपोर्शन में चलेगा। और ये कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में भी तो आपने एंगल को ही यूज किया। एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा प्रेफरेबल क्वांटिटी नहीं बनती। सर्कुलर मोशन से पहले हम लीनियर वेलोसिटी पढ़ते थे, सर्कुलर मोशन जब आया तो हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंट्रोड्यूस कर दी, बिकॉज सर्किल की एनालिसिस एंगल के फॉर्म में करना ज्यादा आसान पड़ता है। चाहे मैथ पढ़ो चाहे फिजिक्स पढ़ो, इसीलिए सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स में एंगल के फॉर्म में डीएम को लेना कन्वीनियंट है, इजी पड़ेगा, आपको आसान पड़ेगा। बोलो, ये डीएम वाला स्टेप क्लियर हुआ आपका? डीएम यस सर। Yes, चलो अब चलिए, आयुष ये पार्टिकल है बच्चा, आर्क जो होता है ये भी वन डायमेंशन है यार, पतला सा तार है, वायर है, थिन वायर। आर्क ये भी लाइन होती है, बस ये सर्कुलर लाइन होती है। आप मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन जब पढ़ते हो तो पहले पढ़ते हो स्ट्रेट लाइन, वहां पर आगे स्ट्रेट लिखने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है लाइन के आगे स्ट्रेट लिखने की? चैप्टर यही तो है, स्ट्रेट लाइन। स्पेसिफाई करने के लिए कि किस तरह की लाइन। इसका मतलब सर्कुलर लाइन भी तो हो सकती है ना, तो ये सर्कुलर लाइन है, तो लाइन है मतलब इसका एलिमेंट पार्टिकल होगा। ओके सर। अरे भाई डीएम वाला फॉर्मूला बता देंगे? फॉर्मूला नहीं है, वो यूनिटरी मेथड है बच्चा, यूनिटरी हाँ मेथड। सर वही चीज। वो फॉर्मूला ये कह रहा है कि हमारा ये टोटल आर्क जिसका कि मास कैपिटल एम है, टोटल आर्क हमारा मास कैपिटल एम है और वो टोटल एंगल बना रहा है बीटा। यस सर। तो अगर बीटा एंगल्स के करस्पॉन्डिंग एम मास है तो यूनिट एंगल के करस्पॉन्डिंग एम अपॉन बीटा मास होगा। तो डी थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग मास हमारा एम अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। ये यूनिटरी मेथड जिसको कहते हो। हाँ सर वही चीज, ठीक सर। प्रोपोर्शनलिटी मेथड। अब डीएम निकाल लिया, अब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, इसके बाद सब कुछ पता है, ये 4 स्टेप हो गए, तो इसके बाद क्या करना है? क्या मुझे एक्स सीओएम निकालने की जरूरत है इस क्वेश्चन में? ये जानते हुए कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही है, यानी कि वाई एक्सिस पर है सेंटर ऑफ मास, तो एक्स सीओएम आप डायरेक्टली 0 कर दीजिए, इसको अननेसेसरली अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। हम वाई सीओएम निकालते हैं, 1 अपॉन कैपिटल एम इनसाइड इंटीग्रेशन वाई इंटू डीएम। यहाँ पर डीएम आपका किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है डीएम? पार्टिकल के नहीं, थीटा में तो है, मतलब वो पार्टिकल के फॉर्म में है, स्ट्रिप के फॉर्म में है, रिंग के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? पार्टिकल के फॉर्म में। तो जब डीएम एक पार्टिकल के फॉर्म में होगा तो ये वाई इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है। अगर डीएम स्ट्रिप के फॉर्म में है तो वाई उस स्ट्रिप के सेंटर का कोऑर्डिनेट है। यही पीछे समझा रहा था अभी आपको। यहां पर डीएम एक पार्टिकल के फॉर्म में है, तो अब आप देखोगे उस पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो 1 अपॉन कैपिटल एम, अब इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा देखो। तो उसके लिए क्या करेंगे, डीएम से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और ये लेंथ इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करेगी, जो आप ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हो, बिकॉज रेडियस इसका कैपिटल आर दे रखा है। तो आपको सब कुछ अपने वेरिएबल के फॉर्म में लाना पड़ेगा। वेरिएबल थीटा था, इस बात का ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उन सबको थीटा के फॉर्म में रखना है। तो y की वैल्यू थीटा के फॉर्म में लाओ,
r cos theta r R cos cos theta. राइट, आर कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, और डीएम की वैल्यू भी थीटा के फॉर्म में, और फिर थीटा के लिमिट्स। So 0 से L by R. नहीं, हमने बीटा माना, सर माइनस बी सर बीटा बाई 2 से माइनस सर माइनस बीटा बाई 2 से बीटा बाई 2। राइट राइट। देखो जो लिमिट होगी आपकी एंड ए से एंड बी तक जाएगी ना, तो आपका जो एंगल थीटा है वो कहां तक जा सकता है, मतलब वाई एक्सिस से आप कहां कितना एंगल जा सकते हो मैक्सिमम, वाई एक्सिस से मैक्सिमम कितने एंगल तक आप, तो बीटा बीटा बाई बाई 2, बीटा बाई 2 तक पॉजिटिव साइड पर, और नेगेटिव साइड पर माइनस तो भी बीटा बाई बीटा बाई 2। तो लिमिट ये रखना, लिमिट पे ध्यान देना। वाई एक्सिस से राइट साइड पर यानी कि क्लॉकवाइज साइड पर आप बीटा बाई 2 जा सकते हो। किस पॉइंट से देख रहे हो कि डीएम आपसे कहा गया था ना कि डीएम आर्बिट्री प्लेस पर लो, तो आप डीएम की लोकेशन पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ही तो कहीं लोगे। जो डीएम लोगे वो इन बिटवीन ए और बी होगा। तो अगर हम बी पर डीएम लेते तो हमारी लिमिट बीटा बाई 2 होती, अगर हम ए पर लेते तो हमारी लिमिट माइनस बीटा बाई 2 की होती। मतलब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि क्लॉकवाइज एंगल को हमने पॉजिटिव लिमिट में रखा है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हमने नेगेटिव लिमिट में रखा है। अब इसका आंसर ले आओ क्या आएगा, यहां से वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू। तो देखो जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर चले जाएंगे, कैपिटल एम बाहर चला जाएगा, बीटा बाहर चला जाएगा और आर बाहर चला जाएगा। तो एम कैंसिल हो जाएंगे, बेसिकली बाहर तो बचेगा आर अपॉन बीटा, और इनसाइड इंटीग्रेशन बचेगा आपके लिए कॉस थीटा की वैल्यू, जिसकी लिमिट माइनस बीटा बाई 2 से प्लस बीटा बाई 2। हालांकि ये भी एक बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है, फिर भी अगर फॉर्मूला किसी को नहीं याद है तो आप यहां से यूज करो कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनता है। तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। यहाँ पर कॉस ए एक्स लिखा हुआ है, कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए है। तो अगर यहाँ से ए हटा दिया जाए, सिर्फ कॉस एक्स होता मान लो, साइन एक्स, तो साइन एक्स बन जाता। और ये पता होना चाहिए वैसे तो प्रैक्टिस कर करके। तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर ले आओ, साइन थीटा। तो ये आर बाई बीटा और फिर साइन थीटा, इसकी इंटीग्रेशन हुई, और उसमें फिर लिमिट्स भी रखने को आता है ना, वो लिमिट्स वगैरह का काम आपको बेसिक मैथ में बताया गया था। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। 2r sin बीटा बाई 2 होल अपॉन बीटा। 2r sin बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय बीटा। बीटा। सर बीटा को भी सर check सर कर ये सकते हैं नहीं ना? आएगा सर, 4r sin बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 3 बीटा आएगा। नहीं बच्चा क्या कर रहे हो यार, सर यस सर सॉरी गलती से हो गया। यही आंसर आएगा। सर एक डाउट था सर, यहाँ पे बीटा क्वेश्चन में तो था नहीं, हमने अलग से इंट्रोड्यूस किया। सर भाई ये तो सर हम बच्चा, आर्क एंड अरे फॉर्म में नहीं ला बच्चा सकते। एक तो देखो, बीटा को तो लेंथ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, कि आर्क लेंथ और एंगल में रिलेशन भी तो मैंने होता है। वैसे ही किया है। हाँ बच्चा, तो वैसे भी कर सकते हो, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको लेंथ ऑफ आर्क दिया जाएगा या फिर एंगल दिया जाएगा, कुछ तो देंगे ना क्वेश्चन वाले। अभी हमको यहाँ पर देखो क्या सीखना है ये बता दें आपको। देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या सीखना है वो समझो पहले। इसमें ये एक रिजल्ट के फॉर्म में है, मतलब आप याद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा कि एक सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास कैसे होगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वाई के फॉर्म में नहीं याद करिए, आप इसको इस फॉर्म में याद करो कि किसी भी सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर ओ से 2r sin बीटा बाई 2 अपॉन बीटा डिस्टेंस सिमेट्रिकल लाइन के ऊपर होगा। फिर से बोल रहा हूं स्टेटमेंट, इसको लर्न ऐसे करना है। सेंटर ऑफ मास इज एट अ डिस्टेंस 2r sin बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई बीटा फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल सेंटर and it is present on the line which is axis of symmetry। इस फॉर्म में हम इसको याद करेंगे। अब कुछ इसको मैं इलस्ट्रेट करके भी दिखा देता हूं कि इसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज करोगे। हाँ जी बता रहे बच्चे, एक सर एक बार पिछले वाले क्वेश्चन में लिमिट्स वाला समझा दीजिएगा प्लीज। कहाँ पे?
इसी क्वेश्चन में सर लिमिट्स कैसे मतलब कौन ये वाली देखो कैसे लेंगे? मैं हाँ देखो हो रही है दिक्कत वहीं पर हो रही है, जिस पॉइंट को क्रूशियल लिखा गया नोट्स में वहीं दिक्कतें होनी शुरू हो गई। अब तो मानोगे कि एक्सपीरियंस क्या होता है। जी सर देखो मानते हैं सर। नहीं सुनो सुनो, वो अरे वो उससे नहीं कह रहे। एक्चुअली देखो जब आप ना अपना वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो तो यहीं पर अपने दिमाग में बिठाओ कि जिस चीज को तुमने वेरिएबल लिखा है वो कितना वेरी कर सकता है। भाई वेरिएबल का मतलब उसके वेरी करने की लिमिट। तो तुमने जो थीटा एंगल लिया है वो क्या है, एक आपने आर्बिट्री प्लेस पर डीएम रखा था, उस डीएम का वाई एक्सिस से एंगल है ये। तो इस डीएम को आप कहां तक रख सकते हो, मतलब कहां तक डीएम ले सकते हो आप, मैक्सिमम कहां पर ले सकते हो। ये तो अभी आर्बिट्री प्लेस पर लिया है, बट डीएम अगर वैसे चूज करते तो इस पूरे आर्क में कहां तक आखिरी पॉइंट कौन सा होता जहां पर डीएम ले सकते थे आप। बीटा बाई 2। तो बीटा बाई 2 यानी कि थीटा के वेरी करने की आखिरी लिमिट बीटा बाई 2 है। और पहली लिमिट क्या है इसकी, तो वाई एक्सिस के दूसरे साइड बीटा बाई 2। यस सर। अब क्योंकि साइड चेंज हो रही है ना, एक वाई एक्सिस के राइट साइड पर है और एक वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पर है, मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। तो एक लिमिट हम प्लस में रख रहे हैं और एक लिमिट हम माइनस में रख रहे हैं। ओके सर। सुनो फिर से, मतलब सभी को बता रहे हैं आपको, जब आप इसको वेरिएबल कहते हो तो इसका मतलब क्या है यार, कि वेरी करेगा, बदलेगा। तो बदलेगा तो कहां तक बदल सकते हो आप, यही तो सोचना है आपको ना, कि बी थीटा एंगल हम बदलते जाएं। बदलने का मतलब क्या होता है कि हम डीएम कहीं और ले लेते हैं। ठीक है, तो आप डीएम कहीं और चूज कर लो तो एंगल थीटा कुछ और आएगा। लेकिन आप बी पॉइंट के आगे तो डीएम नहीं चूज करोगे ना। तो बी पॉइंट तक आप मैक्सिमम जो एंगल बना सकते हो वो बीटा बाई 2 बना सकते हो। तो उसी को हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, कि आखिरी लिमिट हमारी बी पॉइंट पर है और पहली लिमिट हमारी ए पॉइंट पर है। बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री से एक्सट्रीम वैल्यूज ले लें हम। बिल्कुल नहीं, इसमें हम समझ रहे हैं, इसको डाउट ये आ रहा होगा, या बहुतों को डाउट आ रहा होगा, इनको नहीं बहुतों को आ रहा होगा कि ये माइनस प्लस का चक्कर कहाँ से फंस रहा है। यस सर इसमें 0 से बीटा और इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। तो ओरिजिन कहाँ लिया उस पर देखो ना। हमने यस तो सर। हमने लाइन ऑफ सिमेट्री से अपना एंगल देखा है। अगर आप ओरिजिन ए पर मान लेते तो 0 से बीटा का लिमिट रखते हैं हम। यस सर। हाँ इसीलिए एनीवे अब इसका एग्जांपल दिखाऊं कैसे करोगे। मान लो आपसे कोई कहे कि हमें सेमी सर्किल का सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेमी सर्किल मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारा सेमी सर्किल के फॉर्म में, हाफ सर्किल। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और इसकी रेडियस गिवन है तुम्हें, इसका रेडियस मान लो आर दिया जा रहा है। तो पहला काम इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसको जीसी से कह दे रहे हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर। उसके बाद अगला स्टेप लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जहां पर ये सिमेट्री होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पर कह दो। सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर होगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल सेंटर से जो उसका डिस्टेंस होगा, है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर से उसका डिस्टेंस डी सेंटर ऑफ मास कहते हैं अगर, तो इसी डिस्टेंस के लिए हमने पीछे फॉर्मूला निकाला हुआ है, कैपिटल आर टू कैपिटल आर इंटू साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 2 अपॉन बीटा। अब इसमें बीटा क्या है, तो टोटल एंगल। तो एक सेमी सर्किल अपने सेंटर पे टोटल कितना एंगल बनाएगा, टोटल एंगल मेड बाय द सेमी 180 डिग्री। 180 डिग्री रेडियन में रखने की आदत डालो बेटा फिजिक्स में, पाई तो पाई रेडियन। हाँ, तो थीटा को डिग्रीज में कभी नहीं रखते हम लोग। तो डी सेंटर ऑफ मास की वैल्यू यहां से, अब आप देख लो क्या बन जाएगी, मेरे ख्याल से पूरा सॉल्व करोगे तो 2r डिवाइडेड बाय पाई, यानी सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r डिवाइडेड बाय पाई डिस्टेंस पे होगा। क्वार्टर सर्किल का भी निकाल सकते हो, 3/4 सर्किल का। एक और एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। मान लो क्वार्टर सर्किल का सेंटर ऑफ मास चाहिए आपको, कहां पर आएगा यार, मतलब यहां पर एक क्वार्टर सर्किल मान लेते हैं, ऐसे करके एक पतला सा वायर है जो क्वार्टर सर्किल के फॉर्म में।
ठीक है, मान लीजिए ये क्वार्टर सर्किल आपको बीटा दिया है। π/2 हो जाएगा। तो नहीं, हो जाएगा बीटा। बीटा तो हो जाएगा, लेकिन देखो सबसे पहला काम ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगला स्टेप एक रूट लाइन, 2 पहले एक अरे सुनो यार, पहले एक लाइन बनाओ जो इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पहले ये बनाओ, फिर सेंटर ऑफ मास को उस एक्सिस पर आप डिनोट करो, और ज्योमेट्रिकल सेंटर से उसका एक डिस्टेंस दिखाओ, डी सेंटर ऑफ मास। डी सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला लगाओ 2r साइन बीटा बाई 2 अपॉन बीटा वाला। अब यहाँ पर 4r upon root 2 pi। हाँ, यहाँ बीटा पाई बाई 2, तो ये 2√2r अपॉन पाई आएगा मेरे ख्याल से। यस सर, बट यस सर, यस सर, यही आ रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ये तो डिस्टेंस आया ना ज्योमेट्रिकल, मतलब ये तो ये वाली डिस्टेंस आई है। अब तुमको ये भी तो बताना है कि इसका ये x कोऑर्डिनेट और y 2r by pi comma 2r by pi। हाँ, मतलब इसे डिस्टेंस को x और y एक्सिस पर रिजॉल्व करना पड़ेगा तुमको। 2r बाय पाई और 2r बाय पाई, नहीं, ये करोगे। 1/2 डिग्री है ना यार, तो 45 डिग्री के हिसाब से उसको x और y एक्सिस पर रिजॉल्व कर लीजिए कंपोनेंट निकाल यस सर, यही बस। आएगा। ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हो किसी भी, मतलब कितने भी बड़े आर्क का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसका दूसरा एडवांटेज क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जब मालूम चल जाएगी तो हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। आपको दिखा रहा हूं फायदा कैसे होगा। सपोज करो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और वाई एक्सिस वर्टिकल है, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी। और सपोज करो कि ये जो है पोर्शन है ये कोई चेन टाइप की चीज है और इस चेन का मास कैपिटल एम है। वर्क एनर्जी पावर में एच.सी. वर्मा के चैप्टर में आखिरी के क्वेश्चंस में, लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस में एक जगह क्वेश्चन है कि एक चेन स्फीयर के ऊपर है। वो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्वेश्चन है उनका वर्क एनर्जी पावर वाले में। और उसमें यस वो सर, लेंथ रेडियस से कम है काफी। हाँ एल लेस देन आर वाला। अब अगर आपको कहा जाए कि इस पोटेंशियल एनर्जी निकालो चेन की, तो सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन देखो अब कहां पर है। ये तो हुआ सेंटर ऑफ मास को कैसे निकालेंगे, अब उसका यूज क्या करेंगे वो देखो, कैसे यूज करना है इसको। तो आप इसको लगाओ, इसका मास m इंटू जी एंड देन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दीजिए, mgh में h सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन ये कहता है कि आप बॉडी के पूरे मास को एज अ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पर एज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो कि सेंटर ऑफ मास पर सारा मास रखा गया है। तो हम इसको लिख देंगे mg, और हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल से कितनी हाइट पर है, ये डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि y कोऑर्डिनेट, वो यहां पर लिख दोगे 2r डिवाइडेड बाय पाई। तो अगर सेंटर ऑफ मास का रिजल्ट याद है तो डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी चेन की निकाल सकते हैं, ऐसे चेन की जो सर्कुलर फॉर्म में है, आर्क के फॉर्म में है। पकड़ पाए पॉइंट को, नहीं पकड़ पा रहे आप कि बेनिफिट क्या होगा इसको निकालने? यस सर, मतलब इसको अप्लाई कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में और कुछ जगहों पर अपना टाइम सेव कर सकते हैं, हम लोग बचा सकते हैं एग्जाम्स में। अच्छा, तो ये बच्चा देखो ये क्या हुआ कि ये इस तरीके से हमने अभी कुछ ही इंटीग्रेशंस कराए हैं, कुछ और इंटीग्रेशन जब टाइम परमिट करेगा तो और कराएंगे, बट ये प्रोसेस सबका एक ही रहता है। तो बाकी मैं मतलब कुछ और तरीके से आपको बताऊंगा, मे बी बाकियों के, मतलब हम वीडियोस बना करके पोस्ट करें या जैसे भी करें, लेकिन वो भी हम क्लास में तो नहीं करेंगे। प्रोसेस सबका एक ही है एक्चुअल में, सबके लिए प्रोसेस एक है। एक आपको और दिखा देते हैं लास्ट में, एक और एक फाइनल है कि आप इसको भी देख लो, हाफ डिस्क को कैसे निकालेंगे, हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास बताएं। फिर एक रिंग को एलिमेंट ले लेंगे। यस, इनफाइनाइट रिंग्स का प्रयोग करिए। 1 मिनट, मतलब जैसे हमने मान लो ये एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है,
इसको कंप्लीट करने पहले ये हो गया मान लो हाफ डिस्क। सर आर पे जाके डी आर का एक राइट element राइट 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 सही है। ठीक है, तो बच्चे ये इस तरीके से ना एक हाफ डिस्क है। एक हाफ डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा यार। पहले हम ओरिजिन मानेंगे, तो डिस्क के सेंटर को ओरिजिन मानना फायदेमंद होगा, डिस्क के सेंटर को। उसके बाद सिमेट्रिकल लाइन को वाई एक्सिस मानना फायदेमंद है। ठीक है, एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल और वाई एक्सिस। तो अब बताओ मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के? सो वाई वाला वाई y कोऑर्डिनेट coordinate. सर। राइट। x 0 हो जाएगा हाँ, सर। तो एक्स सेंटर ऑफ मास पहले ही 0 बोल दो, वाई निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 था आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएम, मतलब कि एलिमेंट। तो एलिमेंट यहाँ पर क्या चूज करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएम स्टेप नंबर 2 है मेरा ये। सर रिंग ले लेंगे। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको इसके ओरिजिन पर जा करके एक आर्बिट्री प्लेस पर हम एक रिंग बनाएंगे इसमें। इसके आर्बिट्री प्लेस पर जा करके आप एक रिंग बना लें इसमें, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, एक रिंग चूज किया। ये रिंग हमारे लिए डीएम है। तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो हम ये मानेंगे कि ये जो रिंग है इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसकी आगे की विड्थ डी आर है। ये 3 स्टेप्स हैं हमारे। सर डिस्क को भी 2D ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करा जाता है ना? 2D है, हाँ। डिस्क में एरिया होता है ना, सीडी Yes. कॉम्पैक्ट, डीवीडी सीडी में सरफेस होती है। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप डीएम कैलकुलेट करो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोटल मास बाई टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू ये जो डीएम लिया है इसका एरिया, जो डीएम लिया है इसका एरिया, और इसका एरिया जानते हो कैसे आएगा? इसे डीएम का एरिया देखो, सर 2 pi r dr. ये हाँ सर जी, 2 पाई आर इंटू डी आर फ्लैट करके अगर इमेजिन 2 पाई आर डी आर। क्योंकि अगर इसे डीएम को सीधा करके देखा जाए, इस सर्किल को सीधा कर दिया जाए, तो इसकी लेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर आ जाएगी और ब्रेड्थ जो होगी इसकी वो डी आर के बराबर आएगी। तो एक तरीके से इस सर्कुलर, ये सर्कुलर बैंड है, इस सर्कुलर बैंड को स्ट्रेट बैंड बना दो तो एरिया निकाल सकते हो आप 2 पाई आर डी आर से। सर एक डाउट है हम्म, सर, वो 2 पाई आर क्यों होगा सर? सर ये तो पाई आर पाई होगा, ये आर तो होगा। आधा सर्कल है ना पाई सर। 2 हटा दे रहे, पाई, हाँ सॉरी, अच्छा पाई पाई होगा। नाउ 4 स्टेप देखो, अगर आपने ध्यान दिया तो मेरे सारे डेरिवेशंस के स्टेप्स वही हैं, अगर नोटिस किया हो। इसके बाद हम वाई सेंटर ऑफ मास निकालने पे जा रहे हैं, तो वहां 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास इनसाइड इंटीग्रेशन डीएम पुट कर दो और वाई भी रखेंगे यहाँ पर, वाई इंटू डीएम। लेकिन आप नोटिस करो यहाँ पर जो डीएम है ये इन फॉर्म ऑफ रिंग है। तो ये जो वाई होगा बगल में, ये COM ऑफ दिस रिंग, मतलब जिस फॉर्म का डीएम लिया है आपने उस डीएम के करस्पॉन्डिंग, मतलब डीएम अगर रिंग के फॉर्म में है तो उस रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। मतलब ये देखो, पहले तो हम डीएम पुट कर दे रहे हैं, तो डीएम की वैल्यू में यहाँ पाई और पाई कैंसिल कर दें पहले, और उसके बाद ये बचेगा 2m ओवर कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर डी आर। अब हम वाई की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा डीएम है वो इन फॉर्म ऑफ हाफ रिंग है ना, इन फॉर्म ऑफ हाफ रिंग। तो अभी पीछे आपको करवाया था कि अगर आप हाफ रिंग की बात करोगे, हाफ रिंग, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r बाय पाई डिस्टेंस पे होगा। तो ये जो हमारा हाफ रिंग है, ये जो हाफ रिंग बनाया है तुमने, जो बेसिकली डीएम को इंडिकेट कर रहा है, तो इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2 रेडियस स्मॉल आर है इसकी अपॉन पाई डिस्टेंस पे होगा, और यही चीज हमारे वाई की जगह पर जाएगी। इंटीग्रेशन में जो वाई है उसकी जगह पर यही आएगा।
यही पॉइंट पहले से समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि अगर आपका डीएम अब पार्टिकल नहीं है, कोई रिंग है, कोई स्ट्रिप है, तो फिर जो डीएम का सेंटर ऑफ मास है उसका y कोऑर्डिनेट इनसाइड द इंटीग्रेशन साइन रखना होगा तुम्हें। और उसके बाद वेरिएबल्स के लिमिट, तो हमारा स्मॉल r वेरिएबल था, अब इसकी लिमिट कहां से कहां तक जा सकती है बताओ? रेडियस की लिमिट, मिनिमम लिमिट सर 0 to capital R. कैपिटल आर। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। हाँ जी, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ 4r डिवाइडेड बाय 3π। थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है, 2-3 एग्जांपल्स करा के खत्म करना है इसको। तो ये मैंने इस तरीके से किया है। देखो यार, मैंने अपनी तरफ से तो नोट्स में और लेक्चर में पूरी कोशिश की है कि आपको स्टेप लिख के दे दूं ताकि रिवीजन करने में मतलब कोई दिक्कत ना हो आपको। मतलब ऑलमोस्ट हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट ये करते हैं कि जो ऑफलाइन क्लासेस में मिल सकता था वो पूरा ऑनलाइन में मिले तुम्हें। जितना मैक्सिमम कर सकते थे वो कर रहे हैं इसके बाद, बिकॉज इसके बियॉन्ड अब ऑनलाइन में नहीं किया जा सकता, ये गारंटी है मेरी। तुम लोगों को रेगुलर पढ़ना होगा, तब जाकर के इसका बेनिफिट उठा सकते हो। सर सर ये हाफ रिंग का वो y कोरस्पॉन्डिंग में आपने 2r बाय पाई जो लिया था वो एक बार बता दीजिए। वो हमने यहाँ से लिया बच्चा, पिछले रिजल्ट से। यहाँ पर प्रूफ किया है कि जो आधा रिंग होता है उसका सेंटर ऑफ मास, मतलब आप इस हाफ रिंग को एज अ पार्टिकल यहाँ मान सकते हैं ना 2r बाई पाई डिस्टेंस पे, ये प्रूफ किया है यहाँ पर। ओके सर, ओके। इसको यूज कर रहे हैं। एक दो बार नोट्स को और पढ़िएगा, बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा बाकी के टॉपिक करा दें आपके। ये यहाँ पर बाकी के मैंने रिजल्ट्स लिख दिए हैं समराइज करके, जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस दी गई हैं। देखिए, हाफ रिंग डिराइव हो गया, हाफ डिस्क डिराइव हो गया, सर्कुलर आर्क डिराइव हो गया, ट्रायंगुलर प्लेट हो गया, थिन रॉड हो गया। 500 मैंने डिराइव किए, बाकी भी हम कर सकते हैं बट टाइम का परमिशन नहीं है अभी, तो इस वजह से हमने उसको जस्ट ऐसे ही लिख दिया है कहाँ कहाँ पे होंगे। आगे 2-3 पॉइंट्स और बता दें बस कि सिस्टम ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, 2 आर्टिकल्स हैं, एक सिस्टम ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का और एक हमारा जिस ऑब्जेक्ट में कैविटी होती है या होल होते हैं उनमें, 2 तरीके के ऑब्जेक्ट। सिस्टम ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नहीं कह रहे हैं, मतलब 2 बड़े बड़े ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मिला दिए गए, जैसे कि डिस्क और स्क्वायर। तो इसका भी तुम्हें प्रोसेस दे दिया गया, क्या करना है। देखो, पहला, रिप्लेस करो ईच ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बाय अ पॉइंट पार्टिकल एट रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मास। पहला स्टेप देखिए, तो पहला स्टेप था कोई, पहला स्टेप क्या करें, पता नहीं है क्या करेंगे पहला स्टेप बताओ। ऐसे पता नहीं किसी ने बताया था। वर्तिका, ये क्लास चलती है देखो। तो पहला स्टेप, जो डिस्क है और जो स्क्वायर है इनको अपने अपने सेंटर्स पर रिप्लेस करो। यानी कि हम डिस्क को उसके सेंटर पे एक पार्टिकल मान रहे हैं और स्क्वायर को उसके सेंटर पे एक पार्टिकल मान रहे हैं। पहला स्टेप है रिप्लेस ईच ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बाय अ पॉइंट पार्टिकल, और मास ऑफ ईच पॉइंट पार्टिकल इज सेम एज द मास ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हमारा डिस्क m1 मास का है और स्क्वायर m2 मास का है, तो हमने डिस्क को एक पार्टिकल माना है एट द सेंटर ऑफ डिस्क, स्क्वायर को एक पार्टिकल माना है एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक m1 मास मान लेंगे, यहाँ पर एक m2 मास मान लेंगे। पोजीशन ऑफ ईच पॉइंट पार्टिकल इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट, ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। मतलब इतना डिटेल्ड में और स्टेप बाय स्टेप तुमको नहीं मिल सकते नोट्स कहीं पर भी। अगर तुम इस सबको सिंसियरली फॉलो कर लो, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। फाइनली कंप्यूट करो आप पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द पोजीशन एंड मासेस एट दीज पॉइंट पार्टिकल्स। पहला वाला फॉर्मूला जो फर्स्ट पेज पे था आपका, पहले वाले पेज का जो फॉर्मूला है ये वाला, ये पार्टिकल्स वाला, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन करके। बट उसके लिए भी आपको ओरिजिन चूज करना पड़ेगा यहाँ पर।
तो पहला काम क्या करेंगे, डिस्क को एक पार्टिकल मानेंगे, स्क्वायर को एक पार्टिकल मान लेंगे, जितना उनका मास दिया जाएगा उसी हिसाब से। और अब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस नोट कर लो कितना बना। तो डिस्क का रेडियस r है और स्क्वायर की साइड लेंथ 2r है। 2r तो अब इनका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फिर स्टार्ट कर जाते हैं। ओरिजिन चूज करो, ओरिजिन। अब फिर ये आपकी चॉइस है, आप ओरिजिन m1 को मान लो, आपको ओरिजिन m2 मानना है m2 को मान लो, बीच में मानना है बीच में मान लो। तो मैं m1 को चूज कर लेता हूँ। m2 into 2r तो by इसके m1 the same m1 के कोऑर्डिनेट 0,0, m2 के कोऑर्डिनेट 2r, 0। अब इसके बाद सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएंगे और कह देंगे m1 मल्टीप्लाइड बाय x1 0 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय x2 यानी कि 2r और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आंसर हो जाएगा सीधा सा। मतलब इसका बहुत बेसिक प्रोसेस है कि आप हर बॉडी को उसके पॉइंट पर रिप्लेस कर दें, उसके सेंटर ऑफ मास पर रिप्लेस कर दें, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो m1 m2 है ये एक्चुअल मास है या सेंटर ऑफ मास है? मतलब एक्चुअल मास है बच्चा। देखो सेकंड पॉइंट पढ़ो, मास ऑफ ईच पॉइंट पार्टिकल इज द मास ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मतलब इस पूरे डिस्क के मास को एक पॉइंट मान रहे हैं। मतलब m1 मास ऑफ डिस्क है यार पूरा, जिसको एक पार्टिकल एज्यूम कर रहे हो, आप रिप्लेस कर रहे हो ईच ऑफ द बॉडी बाय द पॉइंट पार्टिकल। m2 स्क्वायर का मास है यहां पर। कोई डाउट है अभी? पूछ लो अगर कोई भी डाउट, बेसिक डाउट सर भी एक हो बार तो। थर्ड पॉइंट फिर से बता दीजिए। थर्ड पॉइंट ये कहा जा रहा है, देखो पहले पॉइंट पे क्या कहा जा रहा है कि आप डिस्क को हटा करके एक पॉइंट ले आओ, रिप्लेस रीप्लेस ईच ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बाय अ पॉइंट पार्टिकल। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, डिस्क और स्क्वायर प्लेट। तो हम डिस्क को रिप्लेस करेंगे एक पॉइंट से, स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक पॉइंट से। बट मुद्दा यह है कि वो पॉइंट कहाँ लाओगे आप, वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, उसका आपका सेकंड, उसका थर्ड पॉइंट है कि पोजीशन ऑफ ईच पॉइंट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आप जब डिस्क को एक पॉइंट से रिप्लेस करोगे तो वो पॉइंट डिस्क का सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, यानी कि C1 पॉइंट पर एक C1 होना चाहिए। मतलब डिस्क को एक पॉइंट मान करके C1 वाली लोकेशन पर हम अपना मास m1 दिखा देंगे, स्क्वायर को एक पॉइंट मान करके स्क्वायर के सेंटर पर हम अपना दूसरा मास m2 दिखा देंगे। यहाँ पर अभी नहीं क्लियर हुआ? यस सर हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, और उसके बाद पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ जी पूछ लो। सर लेकिन पार्टिकल तो केवल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को माना जाता है ना? यस सर, मुझे भी यही डाउट। बच्चा वो ग्रेविटेशन चैप्टर में है। ग्रेविटेशन क्या हो गया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स वैलिड होता है सिर्फ फिजिक्स अलग अलग चल रही है। ओके सर, यस सर, यस। चलिए बच्चा, इसको है ना, एक ये पॉइंट हो गया। हाँ जी शाश्वत, ऐसा क्वेश्चन है उसमें, ऑब्जेक्टिव में है ऐसा क्वेश्चन। सर एक चीज ये पूछनी थी, तो सर फिर ऐसे क्वेश्चंस में सेंटर ऑफ मास हमारा सिर्फ काम आएगा डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों पार्टिकल्स के बीच का। मैं एक और दिखा दे रहा हूँ, देखो जैसे ये है, सुनो यहाँ पर एक कोन और हेमिस्फीयर है ना। मान लेते हैं कोन m1 मास का है और स्फीयर m2। जल्दी से इसको देखो, और मैं यहाँ पर एक रिजल्ट पहले याद कर लूं कि जो कोन होता है, सॉलिड कोन है या फिर हॉलो? नहीं बच्चा, अगर देखो ये भी मैं जानबूझ के, जब कोन लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट सॉलिड माना जाता है। तो जो कोन होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास h/4 डिस्टेंस पे बेस से, उनके बेस। और सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास 3r/8 फ्रॉम द सेंटर ऑफ बेस। ये दो रिजल्ट हमको याद रखना है। मतलब ये एक्सक्यूज मी सर। जी बताओ बच्चे। सर हॉलो कोन पर मेंशन किया होगा? हाँ लिखा होता है वहां पर, हॉलो को मेंशन करते हैं, सॉलिड को मेंशन नहीं करते कभी। ओके सर। सुनिए अब, तो जो ये बेस है, सुनो, इस बेस से, बच्चे किसी का माइक म्यूट ऑफ कर दो। इस बेस से h/4 डिस्टेंस पे
आप कहोगे कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ऑफ कौन है, और उसी बेस से 3r/8, ये मैंने लिस्ट से लिया है, आप भी लिस्ट से डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3r/8 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास हेमीस्फीयर का है, लिस्ट को आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप, जहां पर सेंटर ऑफ मास कोन का है, सुनना, जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है कोन का और जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है हेमीस्फीयर का, आप ऐसा मानोगे जैसे कि दो पार्टिकल्स रखे गए हैं, एक m1 मास का पार्टिकल, क्योंकि कोन का मास m1 है तो उसको उसके सेंटर ऑफ मास पर एक पार्टिकल मानेंगे, एक m2 मास का पार्टिकल जिसको हेमीस्फीयर की सेंटर ऑफ मास पर मानेंगे m2। अब ये दो पार्टिकल्स हो गए, मतलब कि यहां पर ये दो ऑब्जेक्ट थे, हम लोगों ने इस दो ऑब्जेक्ट को दो पार्टिकल मान लिया है, टू पार्टिकल्स। ये आपको समझा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को पार्टिकल मॉडल में लेके आओ, और मान लेते हैं कि जो हेमीस्फीयर का बेस है वही ओरिजिन है, मान लेते हैं, और ये वाई एक्सिस है। तो जिसको ओरिजिन माना है उसके हिसाब से m1 के कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाएंगे? अब अगर आपने इस बेस को ओरिजिन मान लिया है तो क्या लिखोगे आप? 0,4 और m2 के लिए 0,-3r/8। अब इसके बाद आप पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाओ, दैट y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला जो पार्टिकल वाला होता है m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय। अब समझ गए क्या करना है इसमें? अभी यस सर। जी। अच्छा, कुछ बुक्स में मास नहीं दिया होगा आपको, उसकी जगह वो ये कहते हैं कि दोनों बॉडी सेम मटेरियल के बने हैं। यस सर, एक सीवी में क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्ट्स फॉर सेम मटेरियल अगर कहा जाए तो बेसिकली आप एक काम कर देना, कैपिटल M को रिप्लेस कर दीजिएगा बाय द वॉल्यूम, क्योंकि तब मास वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में चला जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखोगे, डेंसिटी कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगी। तो जहां मास आना है वहां वॉल्यूम यूज कर लेना या फिर एरिया यूज कर लेना। अगर 2D ऑब्जेक्ट है तो एरिया, 3D ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम। फाइनली ये देखो यार, एक बार बस खत्म करें, ये लास्ट टॉपिक है इसका। कैविटी वाले केसेस में सुनिएगा, इसके अंदर भी सेम कंसेप्ट लगाना है। जो कंसेप्ट यहां पर फॉलो किया ना तुमने, ये 4 पॉइंट्स, यही काम यहां भी करेंगे, बट एक फर्क सिर्फ इतना कर देंगे, जो कैविटी है यानी जो होल है, ओनली डिफरेंस इज दैट होल और कैविटी विल बी कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ नेगेटिव मास नाउ। इतना करना है तुमको, मतलब जो प्रोसेस, फिर से बोल रहा, यही 4 पॉइंट लगा रहे तुमको, यही 4 पॉइंट, बस इतना करना। जो कैविटी है, अब सुनो बता रहा हूं कैसे करना है। यहां पर कैविटी है इसमें, ठीक है, यहां पर पूरे डिस्क का सेंटर है, एक सर्कुलर होल है क्रिएटेड इनसाइड अ डिस्क ऑफ रेडियस r। सुनो, तो ये बताओगे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? प्रोसेस वही रहेगा, देखिए। हाँ, तो जिसको C लिखा है ये सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क है, सुनना। और जो कैविटी है उसका सेंटर, मतलब दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी। तो आप क्या करें, इसको C' पॉइंट कह दे रहे हैं, आप दो पार्टिकल्स में रिप्लेस कर दो इसको। एक पार्टिकल आप पॉइंट C पर रखेंगे और दूसरा पार्टिकल आप पॉइंट C' पर रखेंगे। और कितना कितना रखेंगे? तो पॉइंट C पर हम सपोज m1 मास रखेंगे और पॉइंट C' पर हम रखेंगे m2 मास, लेकिन माइनस का। बस इतना करना है। कैविटी को आप नेगेटिव मास मान लीजिए। और कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? r/4 r/4 r/2 है, r/2 है, r/4 नहीं है सर। r/2 तो रेडियस, अच्छा नहीं, यस सर, r/2 डायमीटर ले लिया था। अथर्व सुनो, हाँ, ये जो m1 है ये डिस्क का मास माना गया है और m2 कैविटी का मास माना है, मतलब हम कैविटी को नेगेटिव मास का ऑब्जेक्ट मान रहे हैं।
यस r/2 डिस्टेंस है। अब आप m1 को ओरिजिन चूज कर लो, m1 m2 लाइन को x एक्सिस मान लो, तो m2 के कोऑर्डिनेट हो गए r/2 0। अब x सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा m1 x1, m2 माइनस में है तो माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। कोई नया कंसेप्ट नहीं लगाने जा रहे हैं। और यहां पर मासेस को आप एरिया से रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट है। सर m2 को m1 के टर्म्स से भी लिख सकते हैं। m2 वो भी कर सकते हो या डायरेक्टली एरिया से रिप्लेस करके भी कर सकते हो आप। मैं एरिया से रिप्लेस करके बता रहा हूं। m1 डिस्क का मास है तो उसको रिप्लेस कर दो डिस्क के एरिया से, यानी कि पाई r स्क्वायर से। उसका x1 0 है। m2 कैविटी का मास है तो आप कैविटी का एरिया देखो कितना होगा। कैविटी कितने रेडियस का डिस्क है, कैविटी कितने रेडियस का सर्कल है। पाई r स्क्वायर बाय 4। हाँ, मतलब कैविटी के लिए कैपिटल आर उसका डायमीटर बनेगा। अगर आप ध्यान दो तो कैविटी के लिए कैपिटल आर उसका डायमीटर है। यस सर, तो r/2 उसका रेडियस होगा। r/2 स्क्वायर और उसका x2 मतलब उसका x कोऑर्डिनेट r/2 r/2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 यानी कि पाई r स्क्वायर माइनस मास को एरिया से रिप्लेस कर सकते हो 2D ऑब्जेक्ट्स में। 3D में वॉल्यूम से सिंपलीफाई करके देखो क्या बनता है इससे आंसर। सर यहाँ पे दोनों होल्स मतलब जो थे सेम ही डिस्क के थे, इसीलिए हमने एरिया लिख दिया मास। बिल्कुल। अब देखिए भैया, होल तो उसी डिस्क में से करोगे Yes, तो sir, वही होल तो मतलब। उसी मटेरियल का निकलेगा ना। यस सर। आंसर देख लो कितना आ रहा है इसका। प्रोसेस सेम है यार, कोई नया प्रोसेस नहीं लगाओ। आंसर एक चीज और सर, जो होल है अगर वो किसी भी रैंडम पॉइंट पे होता है उस डिस्क के, तो सर उसमें तब रेडियस दिया जाता है ना होल का हाँ, भी। तब दिया जाएगा। हाँ जी, यस हो सकता है सेंटर ऑफ मास 0। इसका आंसर चेक कर लेना। इसका आंसर माइनस r/6 आएगा, देख लेना एक बार। यस सर, माइनस r/6 आ रहा है। हाँ, माइनस r/6 आ जाएगा, मतलब कि सेंटर से r/6 बैक साइड पर सेंटर ऑफ मास आ जाएगा इसका। एक और दिखा देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। बस देखो, एक कोन है, प्रैक्टिस के लिए दिखा दें, फाइनली खत्म हो जाएगा, पूरा लेक्चर ही खत्म हो गया। अरे यार, ये ऐसे करके ना, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई कोन है और ठीक है। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट h, अ कोन ऑफ सेम मास स्कूप आउट कर दिया गया है, सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट रिमेन्स एट द टिप ऑफ द हॉलो। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉलो। है ये कुछ गड़बड़ है क्या यार? अबे ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। भाई गड़बड़ है। क्वेश्चन ये था, हेमीस्फीयर है, क्वेश्चन ये है एक्चुअली, हेमीस्फीयर, और इसके अंदर से हमने कोन काट दिया है। हेमीस्फीयर के अंदर से एक कोन को कट करके बाहर निकाल दिया। दिस कोन इज कट, मतलब बचा हुआ पोर्शन आपका ये है, ये बचा हुआ पोर्शन है। ये रिमेनिंग पार्ट है इसका। फिगर क्लियर हो गया कि नहीं है? बताओ यार थोड़ा सा, क्या किया गया? मतलब एक हेमीस्फीयर के अंदर से कोन काट दिया। चलिए, पहला काम, सिमेट्रिकल लाइन को वाई एक्सिस मान लो, तो हमें खाली वाई निकालना है। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट्स मानेंगे, मतलब इस सिस्टम को आप रिप्लेस करोगे, इस सिस्टम को रिप्लेस बाय टू पार्टिकल्स। एक पार्टिकल हेमीस्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा और एक पार्टिकल कोन को रिप्रेजेंट करेगा।
जो हेमीस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको मैं m1 कह रहा हूं। हेमीस्फीयर को रिप्रेजेंट करने वाला पार्टिकल m1 है और कोन को रिप्रेजेंट करने वाला पार्टिकल m2 है। लेकिन कोन को कट किया गया है, मतलब कैविटी के फॉर्म में है वो, तो इसके आगे माइनस। अब बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स की। तो ओरिजिन के हिसाब से कोन का जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी कोन का सेंटर ऑफ मास r/4 हाँ h/4 पे होता है, 1/4 ऑफ हाइट, और हाइट इसकी रेडियस यस है, सर, लेकिन तो यस 0 सर, 0, r/4। r/4 m1 के कोऑर्डिनेट यानी कि हेमीस्फीयर के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, हेमीस्फीयर 0,3 r/8 अभी पीछे बताया 3r/8 पर, इतना करना है। अब आप y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए m1 y1 प्लस m2, यानी कि लेकिन m2 माइनस में है, तो माइनस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। और अब हम मासेस को वॉल्यूम से रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो 2/3 पाई r क्यूब हेमीस्फीयर का मास, उसको वॉल्यूम से रिप्लेस करें। m2 सर कोन, डेंसिटी कैंसिल हो गई है ना? हाँ m2 कोन का वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, बट h यहाँ पे r के बराबर है और डिवाइडेड बाय 3 भी होता है ना सर, 1/3 पाई r स्क्वायर h यस सर, यस सर, 1/pi r square h/3 इंटू r/4 और डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, जहां पर फिर वॉल्यूम से रिप्लेस कर दे रहे हैं इसको। सर वॉल्यूम से क्यों किया? एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है, जो मास होता है वो आप लिखते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो डी तो कट ही जाएगा। हाँ, मतलब एक्चुअली यहाँ पर भी डेंसिटी आएगी, यहाँ भी डेंसिटी आएगी, नीचे भी डेंसिटी, यहाँ भी डेंसिटी, तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा। सर ऐसे फिर जो पिछला वाला क्वेश्चन था, सो उसमें फिर ऐसा कर सकते थे। किया ना, मास की जगह वो एरिया लगाया वहां पर, क्योंकि वहां एरिया के हिसाब से मास बटा हुआ है। ओके सर, यहाँ पर वॉल्यूम लगा रहे हैं, 3D ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम, 2D में एरिया। सर और इस पूरे इक्वेशन को इक्वल टू आर करना है। नहीं आर नहीं करना है, ये नया क्वेश्चन है यार, ये नया क्वेश्चन है, उसको छोड़ दे, वो बेकार है। ये जो क्वेश्चन है ये बेकार है, ये कुछ एरर हुई है इसमें। आपको इसमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास, ये कर दो, यही क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। फाइंड पोजीशन ऑफ COM, उस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, क्योंकि कोन में से कोन काट करके फिर से सेम मास का तो अजीब लग रहा है। मतलब एक कोन में से हमने कुछ काट दिया और फिर भी वही मास रह गया उसका, तो ये यार हवा थोड़ी काटी होगी। अथर्व बता रहे हैं भैया 2D ऑब्जेक्ट में एरिया लगाना है, 3D ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम। 3-4 बार बोल चुका यार। 3 डायमेंशन के ऑब्जेक्ट में मास को वॉल्यूम से रिप्लेस करोगे और 2 डायमेंशन के ऑब्जेक्ट में मास को एरिया से रिप्लेस करोगे। अब ये मत पूछना कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है जी, सो ये लास्ट पेज था। क्लियर हो गया आपको ये सब कुछ? बोलो जल्दी। r/2 आ रहा है। हाँ r/2 आएगा शायद इसका आंसर, मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आता है इसका, हाँ सही बोल रहे हो आप, इसका फाइनल -r/4 आ रहा है। ओरिजिन कहीं और माना है क्या? मेरा r/2 आ रहा है। माइनस में कैसे आ जाएगा, मतलब सर नीचे थोड़ी ना होगा। नीचे तो होगा ही नहीं। नहीं हो सकता है ओरिजिन अगर कहीं और ले लिया हो, हाँ सर, लेकिन r/2 ही है इसमें। ठीक है, यही आंसर है इसका, r/2 यार। ठीक है जी, सो ये टॉपिक खत्म हो गया। ओके, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। सर नेक्स्ट क्लास में हम रोटेशनल स्टार्ट करेंगे।